हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस, जो हमारा चैप्टर फर्स्ट है, राजनीतिक विज्ञान का अर्थ तथा क्षेत्र। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। अगर आप लोग को कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आपके राजनीतिक विज्ञान के पाठ्यक्रम का यह प्रारंभिक पाठ है। इस पाठ में हम राजनीतिक विज्ञान का अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। पारंपरिक दृष्टि से राजनीतिक विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य से होता है, अर्थात यह राज्य और सरकार का अध्ययन होता है। राजनीतिक विज्ञान का आधुनिक दृष्टिकोण इस बात पर बल देता है कि यह शक्ति और सत्ता का अध्ययन है। राजनीतिक विज्ञान अपने निरंतर विस्तृत होने वाले क्षेत्र की भी व्याख्या करता है। राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत हम राज्य और राजनीतिक व्यवस्था, सरकार, शक्ति, मानव और उसका राजनीतिक व्यवहार तथा राजनीतिक समस्याओं का अध्ययन करते हैं, जो राजनीतिक को प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। इस पाठ में आप मूलभूत अवधारणाओं जैसे न्याय तथा नागरिकों के लिए इसका महत्व आदि का अध्ययन करेंगे। तो इस पैराग्राफ में हमने ये पढ़ा कि राजनीतिक विज्ञान का जो अर्थ क्या होता है। राजनीतिक विज्ञान का अर्थ राज्य से ही शुरू होता है और राज्य पर ही खत्म होता है, ऐसा ऐसा इसमें बताया गया है। और राजनीतिक विज्ञान का अर्थ, राजनीतिक विज्ञान के जो निरंतर जो क्षेत्र होते हैं उनका कार्य होता है कि वह अपने क्षेत्रों की जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करें। राजनीतिक विज्ञान में राज्य और सत्ता, नागरिकों के बीच में मतभेद होते रहते हैं, क्योंकि जो नागरिक होती है वह अपनी ज़रूरतों की मांग करती है राज्य सरकार से। तो यहाँ पर उनके बीच में मतभेद होते रहते हैं और सरकार का भी ये फर्ज बनता है कि वह अपने नागरिकों की सारी ज़रूरतें, आवश्यकताओं को पूरा करें। न्याय तथा नागरिकों के लिए महत्व क्या है, नागरिकों के लिए कौन से न्याय महत्व है, इसका अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पे उद्देश्य दे रखे हैं। इस पाठ को पढ़ने के बाद आप तो फ्रेंड्स इस यहाँ पे जो कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे चैप्टर के अंत में। 1.1 राजनीतिक विज्ञान का अर्थ है। राजनीतिक विज्ञान समाज विज्ञान का वह हिस्सा है जो राज्य की स्थापना तथा सरकार के सिद्धांतों का अध्ययन करता है। राजनीतिक विज्ञान का वह हिस्सा है जो राज्य की स्थापना और सरकार के सिद्धांतों का अध्ययन करता है। सरकार की क्या क्या सिद्धांत है, क्या क्या उनके लोक कानून है, उसके बारे में सब कुछ राजनीतिक विज्ञान बताता है। J.W. गार्नर के अनुसार राजनीतिक का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है। उसी तरह से R.G. गेटल ने कहा कि राजनीतिक राज्य के भूत, वर्तमान तथा भविष्य का अध्ययन है। हेरोल्ड जे लास्की ने कहा कि राजनीतिक के अध्ययन का संबंध मनुष्य के जीवन एवं एक संगठित राज्य से संबंधित है। इसलिए समाज विज्ञान के रूप में राजनीतिक विज्ञान समाज में रहने वाले व्यक्तियों के उस पहलू का वर्णन करता है जो उनके क्रियाकलापों और संगठनों से संबंधित होते हैं और जो राज्य द्वारा बनाए गए नियम एवं कानून अंतर्गत शक्ति प्राप्त करना चाहता है तथा मतभेद को सुलझाना चाहता है। तो यहाँ पर जो कुछ महान व्यक्ति हैं उन्होंने अपनी अपनी राय में राजनीतिक विज्ञान को समझाया और समझाया है। तो जो पहले महान व्यक्ति थे J.W. गार्नर, उनका यह मानना था कि जो राजनीतिक विज्ञान होता है उसका जो अंत होता है वह राज्य से ही शुरू होता है और उसका अंत राज्य पर ही खत्म हो जाता है, ऐसा J.W. गार्नर जी का मानना था। जो दूसरे व्यक्ति थे R.G. गेटल, उन्होंने राजनीतिक विज्ञान को ऐसा समझा है कि राजनीतिक विज्ञान जो पॉलिटिक्स होती है उनका वो मतलब पास्ट वो बताती है कि पास्ट में क्या क्या हो चुका है, प्रेजेंट में क्या हो रहा है, फ्यूचर में क्या होने वाला है। पॉलिटिक्स में राजनीतिक में हम सिर्फ इसी के बारे में पढ़ते हैं, ऐसा R.G. गेटल जी ने कहा था। और जो हेरोल्ड जे लास्की हैं उनका ये मानना था कि राजनीतिक का अध्ययन मनुष्य के जीवन से है, मनुष्य के जीवन से, उनके क्रियाकलापों से है। वो उसके पहलू का वर्णन करता है। राज्य और मनुष्य, जो राज्य नागरिकों में जो मतभेद होते हैं ये उसका वर्णन करता है, उनको सुलझाना कैसे चाहता है, उनके जो नियम कानून हैं उन सब के बारे में राजनीतिक विज्ञान मानता है, ऐसा हेरोल्ड जे लास्की जी का कहना था। 1.1 तो चलिए फिर आगे पढ़ते हैं। राजनीतिक विज्ञान का बदलता अर्थ एवं क्षेत्र। राजनीतिक शब्द ग्रीक भाषा के पोलिस शब्द से उत्पन्न हुआ है जिसका अर्थ होता है नगर राज्य। ये राजनीतिक विज्ञान जो शब्द है ये राजनीतिक शब्द के ग्रीक भाषा पोलिस से उत्पन्न हुआ है जिसका अर्थ होता है नगर राज्य।
यही कारण है कि अनेक विशेषज्ञों ने राजनीतिक विज्ञान को राज्य या सरकार के संदर्भ में परिभाषित किया है। हाँ जी, जबकि यह परिभाषा राजनीतिक के लिए पूर्ण नहीं है, क्योंकि राजनीतिक का संबंध शक्ति से भी है। यही कारण था कि कुछ महान व्यक्तियों ने इसका राजनीतिक विज्ञान को परिभाषित किया है कि राज्य और मनुष्य के बीच में ही इसको परिभाषित किया है, लेकिन यह परिभाषा उनकी सही नहीं है, क्योंकि इसका जो अंत होता है, ये इसकी शक्ति सिर्फ इन दोनों के राजनीतिक सत्ता, सरकार और जनता के बीच में ही इसकी शक्ति पूर्ण नहीं होती है। इसकी शक्ति बहुत है, जो बहुत दूर दूर तक इसकी शक्ति फैली हुई है राजनीतिक विज्ञान की। लासवेल और कपलान ने राजनीतिक विज्ञान को परिभाषित करते हुए कहा है कि यह सत्ता को आकार देने तथा उसमें भागीदारी का अध्ययन करता है। जो लासवेल और कपलान थे, उन्होंने राजनीतिक विज्ञान को परिभाषित करते हुए ये कहा है कि यह सत्ता को आकार देता है और उसमें भागीदारी के बारे में बताता है। एक शब्द में कहा जा सकता है कि राजनीतिक राज्य और सत्ता दोनों का अध्ययन करता है। राजनीतिक विज्ञान जिस शक्ति से संबंध रखता है वह न्याय संगत शक्ति है। राजनीतिक विज्ञान जिस शक्ति से संबंध रखता है वह शक्ति न्याय की शक्ति होती है, क्योंकि जिस प्रकार विज्ञान किसी घटना का क्रमबद्ध परीक्षण तथा अवलोकन के द्वारा अध्ययन करता है, उसी प्रकार राजनीतिक विज्ञान और शक्ति के प्रत्येक पहलुओं का अध्ययन करता है। आप राज्य और सत्ता के बारे में और अधिक अध्ययन के पाठ के अंत में करोगे। राजनीतिक विज्ञान का संबंध अनुभाविक तथ्यों एवं नियामक समस्याओं दोनों से है। वास्तविकता क्या है? राजनीतिक विज्ञान है जो उसका संबंध अनुभाविक अनुभव और नियामक, उसके जो नियम कानून है, उस समस्याओं दोनों से ही उसका संबंध है। और जो इसकी जो असलियत है, जो रियलिटी है, वो क्या है, वो सब अभी हम आगे पढ़ेंगे। के क्षेत्र में आता है तथा मूल्य क्या होना चाहिए के क्षेत्र में। उदाहरण, अगर कोई कहता है कि भारत एक संसदीय लोकतंत्र है, तो वह अनुभाविक तथ्य की बात कर रहा है। परंतु यदि कोई यह कहता है कि भारत को अध्यक्षात्मक लोकतंत्र को अपनाना चाहिए, तो ये एक नियामक कथन होता है। राजनीतिक विज्ञान केवल क्रियाकलापों का वर्णन से संतुष्ट नहीं, बल्कि यह उसको और अच्छा बनाना, यह परिवर्तन करना है। राजनीतिक विज्ञान वो सिर्फ एक क्रियाकलापों, सिर्फ एक बातों से ही उसको संतुष्टि नहीं होती है। उसका यह कार्य होता है कि उसको कैसे परिवर्तन करना है। जो उसने कहा है, राजनीतिक विज्ञान जो नेता जो बोलते हैं अपने वोट लेने टाइम पे, उसको उस बातों को कैसे असलियत करनी है, कैसे कैसे उसमें सुधार करना है, परिवर्तन करना है, उसकी पूर्ति बहुत आगे तक होती है। वह सब कुछ करते हैं। अनुभाविक कथन उसी प्रकार सही या गलत हो सकते हैं जैसा उन्हें अवलोकन कराया जाएगा। मूल्यांकनात्मक कथन व नैतिक अनुभव हैं जो कभी भी असत्य या गलत नहीं हो सकते। गणित के साथियों के औपचारिक कथन अपने संगठकों के अर्थ के आधार पर गलत या सही हो सकते हैं। राजनीतिक दर्शनशास्त्र के संबंध औपचारिक कथन से है। राजनीतिक विज्ञान अनुभाविक कथन से संबंध रखता है और वर्तमान राजनीतिक संस्थाओं एवं व्यवहारों का मूल्यांकन करता है ताकि उन्हें बेहतर बनाया जा सके। जो राजनीतिक विज्ञान है वह अनुभाविक अनुभव से संबंध रखता है और अच्छे व्यवहार वर्तमान को कैसे और बेहतर बनाया जा सके, कैसे उसमें सुधार लाया जा सके, उनके क्षेत्रों में जो भी कुछ भी घटनाएं हो रही, कुछ भी घटनाएं घटित हो रही, तो उसमें कैसे सुधार लाया जा सके, ये सबसे संबंध रखता है राजनीतिक विज्ञान। यहाँ पे क्वेश्चन दे रखे हैं, पाठगत प्रश्न, राजनीतिक विज्ञान का संबंध। तो इस क्वेश्चन को हम पाठ के अंत में सॉल्व करेंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। तो चलिए फिर आगे पढ़ते हैं। 1.1.2 राजनीतिक विज्ञान के विषय का विकास। राजनीति का क्रमबद्ध अध्ययन ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में यूनान के लोगों ने प्रारंभ किया था। राजनीतिक विज्ञान को ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में यूनान के जो लोग थे, उन्होंने इसका प्रारंभ किया था कि राजनीतिक विज्ञान क्या होता है। प्लेटो और अरस्तु जैसे महान दार्शनिकों ने इसे व्यापक रूप में प्रयोग किया है। अरस्तु ने राजनीतिक विज्ञान को ही मास्टर विज्ञान कहा था। जो अरस्तु थे, जो महान व्यक्ति थे अरस्तु, उन्होंने राजनीतिक विज्ञान को ही मास्टर विज्ञान कहा था। अरस्तु के अनुसार इसके अंतर्गत न केवल राज्य के संस्थान आते हैं, बल्कि इसमें परिवार, संपत्ति तथा अन्य सामाजिक संगठनों को भी शामिल किया गया है।
अरस्तु के अनुसार न केवल इसमें परिवार आता है, इसमें संपत्ति, राज्य, लोगों सबको शामिल किया है गया है राजनीतिक विज्ञान के अंदर, ऐसा अरस्तु का मानना था। ग्रीक लोगों के लिए राजनीतिक विज्ञान सभी गतिविधियों को सम्मिलित करता था। राजनीतिक विज्ञान के प्रति प्राचीन ग्रीक चिंतकों का दृष्टिकोण मुख्यतया नैतिक था। इसके विपरीत प्राचीन रोमन चिंतकों के विचार में राजनीतिक का वैधानिक पक्ष शासन के लिए अधिक महत्वपूर्ण था। मध्यकाल में राजनीतिक विज्ञान चर्च के धार्मिक आदेशों की एक शाखा बन गया है। उस समय राजनीतिक सत्ता चर्च के प्रभुत्व के अधीन था। एक आम आदमी राजनीतिक को प्रायः दलगत राजनीति से ही जोड़ता है, परंतु राजनीतिक विज्ञान के विद्यार्थी होने के नाते हम जानते हैं कि राजनीतिक इससे कहीं ज़्यादा विस्तृत है। जो एक आम आदमी होते हैं वह सिर्फ राजनीतिक विज्ञान को उसके दल से ही जोड़ते हैं, लेकिन हम एक विद्यार्थी होने के नाते हम जानते हैं कि राजनीतिक विज्ञान पॉलिटिक्स साइंस कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण, कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये राज्य और शक्ति को क्रमबद्ध अध्ययन करता है। यह पॉलिटिकल साइंस सब कुछ बताता है कि राज्य की शक्ति क्या होती है, एक नागरिक की शक्ति क्या होती है, उनके क्या लॉ, क्या कानून है, क्या क्या राइट्स है हमारे पास। राज्य के आकार में विस्तार तथा जटिलता के साथ साथ राजनीतिक विज्ञान ने व्यवहारिक तथा और पंथ निरपेक्ष रूप धारण कर लिया। औद्योगिक क्रांति के बाद राज्य की भूमिका केवल आंतरिक कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने और बाहरी आक्रमणों के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करने तक सीमित थी। लेकिन पूंजीवाद जैसी नई आर्थिक व्यवस्था के आने से राज्य में अब बहुत परिवर्तन आए थे। यह किसी समूह की गतिविधियों भी हो सकती है जो किसी नीति का विशेष को सरकार द्वारा अपने पक्ष में बनवाना चाहते हैं, क्योंकि विभिन्न व्यक्तियों के हित भी अलग अलग होते हैं। इस प्रकार की गतिविधियां मतभेद, संघर्ष उत्पन्न, परंतु राजनीतिक एक विशिष्ट गुण में सरकार द्वारा बल प्रयोग शामिल है। जब पूंजीवाद आई तो राजनीतिक नई अर्थव्यवस्था में बहुत सारे सुधार आए और राजनीतिक विज्ञान में बहुत सारे गुणों पर बल दिया गया है। दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद राजनीतिक विज्ञान का एक नया रूप व्यवहारवादी दृष्टिकोण के रूप में उदय हुआ। जब दूसरा विश्व युद्ध जब समाप्त हुआ था तो राजनीतिक विज्ञान का एक नया रूप व्यवहारवादी दृष्टिकोण के रूप में उसका उदय हुआ। अमेरिका राजनीतिक विज्ञान की 1950 तथा 1960 के दशकों में व्यवहारवादी आंदोलन ने राजनीति के वैज्ञानिक पक्ष पर विशेष बल दिया। भौतिकी तथा वनस्पति विज्ञान जैसे प्राकृतिक विज्ञान की विधियों के अनुसार वे लोग राजनीतिक को एक आदर्श नमूना मॉडल बनाना चाहते थे। व्यवहारवादी ने अनुभाविक समस्याओं से प्रेरित एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया जो प्रेरक विधि को मानते हैं। वह अवलोकन, परीक्षण तथा अध्ययन के बाद ही किसी परिणाम तक पहुंचते हैं। उदाहरण, जब दक्षिण अमेरिका के अफ्रीकी अमेरिका से निवासियों को डेमोक्रेटिक पार्टी को मत देते हुए देखा गया तो तब वे इस परिणाम पर पहुंचे कि अफ्रीकी लोग अमेरिकी काले रंग वाले लोगों को भी वोट दे रहे हैं। मतलब कि उस टाइम लोगों के बीच में थोड़े जो भेदभाव थे वो खत्म होना स्टार्ट हो गए। तो व्यवहारवादी दृष्टिकोण ने राजनीतिक संस्थाओं एवं ढांचों की गतिविधियों को की तरफ से अपना ध्यान हटा लिया और उनके कार्यों की ओर केंद्रित कर लिया कि वो क्या कार्य कर रहे हैं, कैसे कार्य कर रहे हैं, उन पर व्यवहारवादी ने अपना ध्यान केंद्रित कर लिया। यह दृष्टिकोण राजनीतिक गतिविधि तथा राजनीतिक संस्थाओं को नियंत्रित करने वाले महिला अथवा पुरुष कर्मियों की गतिविधियों, उनकी कार्यशैली एवं व्यवहार का अध्ययन करने पर बल देता है। इसमें विचारों के अध्ययन की अपेक्षा तथ्यों, साक्ष्यों तथा व्यवहारों के अध्ययन को स्थान दिया गया है। वे स्वीकार करते हैं कि व्यवहार के माध्यम में जो राजनीतिक गतिविधियां स्पष्ट होती है वह ही राजनीति विज्ञान की विषय वस्तु है। राजनीतिक गतिविधियों के अंतर्गत किसी व्यक्ति द्वारा चुनाव लड़ना भी हो सकता है। जो राजनीतिक जो गतिविधियां होती है उसमें उसके अंदर बहुत सारे ऐसे लड़ाई आती है, जैसे कि किसी व्यक्ति का चुनाव लड़ना, इसमें सरकार द्वारा भौतिक बल का प्रयोग करना होता है, समाहित किया गया है। सरकार द्वारा बनाई गई संतुलन नीति तथा उसके प्रभावों को भी राजनीतिक विज्ञान अपने अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत ले लिया है। जो राज्य, जो सरकार जो द्वारा जो बनाए गए जो भी नियम कानून है वो सब राजनीतिक विज्ञान के अंदर ही आते हैं। राजनीतिक को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में भी जाना जाता है जहां व्यक्ति, समूह अथवा समुदाय अपने
निर्धारित किंतु विरोध मूलक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रयास करता है। राजनीतिक विज्ञान को एक ऐसे रूप में भी जाना जाता है जहाँ पर वह अपने समुदाय, खुद के लिए और अपनी उद्देश्यों के लिए पूरा होने का प्रयास करता है। राजनीति की एक प्रक्रिया के रूप में स्रोतों का अधिकार पूर्ण निर्धारित करने का प्रयत्न करता है। ईस्टन ने इसे मूल्य कहा है। जो एक ईस्टन थे, उन्होंने इसे मूल्य बताया है। राजनीतिक संरचनाओं, संस्थाओं, प्रक्रियाओं तथा गतिविधियों का अध्ययन करते हुए बल प्रयोग की संभावनाओं को मान्यता देता है। राजनीतिक है जो संरचनाओं, संस्थाओं, क्या क्या प्रक्रिया होनी चाहिए, क्या गतिविधियां होनी चाहिए, वो इन सब चीज़ों पर बल देता है। 19वीं शताब्दी के जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स के लेखों से ली गई मार्क्सवादी विचारधारा का मानना है कि मार्क्सवादी एक ग्रुप हुआ करता था उस टाइम 19वीं शताब्दी में। ये कुछ लोग थे जो इनका मानना ये था कि राजनीतिक उन दो वर्गों में बटा है जहाँ पर कभी भी ना समाप्त होने वाले संघर्ष हैं। जहाँ पर जिसमें एक संपन्न वर्ग है जिसके पास निजी संपत्ति है अथवा धनाढ्य है, और दूसरा विभिन्न वर्ग है जिसके पास कोई निजी संपत्ति नहीं है और निर्धन है। हम इन दो वर्गों को क्रमशः शोषक तथा शोषित भी कह सकते हैं। ऐसा जो कार्ल मार्क्सवादी थे, उनका यह मानना था कि जो राजनीतिक विज्ञान होती है ये उन दो वर्गों के बीच का मतभेद है जो कभी भी समाप्त नहीं हो सकता है। जो एक वर्ग है वो काफ़ी अमीर है, उनके पास निजी संपत्ति, धन, जेवर, दौलत सब कुछ है। जो एक दूसरा वर्ग है उनके पास कुछ भी नहीं है, वह गरीब है। तो हम इन दो वर्गों को क्रमशः शोषक तथा शोषित भी कह सकते हैं। विभिन्न वर्ग का उद्धार केवल आंदोलन द्वारा ही हो सकता है। जो दो वर्ग है उनका जो विकास है वो केवल आंदोलन द्वारा ही हो सकता है, जिसमें निजी संपत्ति जैसी संस्था समाप्त हो जाएगी और जिससे वर्ग समाज का अंत होगा, तब वर्ग विहीन समाज की स्थापना होगी। जिसमें अगर आंदोलन होगा तो जिसमें निजी संपत्ति वाली संस्था है इनका समाप्त कर दिया जाएगा, और इसमें दोनों को फिर एक समान बराबर के नजरिए से देखा जाएगा। दोनों को ही एक जैसा देखा जाएगा। इसमें ऐसा कहा गया इस कानून में। परंतु मार्क्सवादी विचारधारा के विपरीत एक ऐसी दृष्टिकोण भी है जिसे उदारवादी दृष्टिकोण कहते हैं, जिसके अनुसार राजनीतिक समन्वय तथा समायोजन के माध्यम से न्याय और व्यवस्था पर आधारित शासन स्थापित करने का प्रयास है। परंतु संयोग से राजनीतिक की मार्क्सवादी विचारधारा राजनीतिक की उदारवादी विचारधारा की प्रतिक्रिया के रूप में विकसित हुई है। जब कुछ कानून हुए, आंदोलन हुए, तो उसके बाद जो कार्ल मार्क्सवादी थे उनकी विचारधारा में बहुत ही संशोधन आए, बहुत ही विकास हुआ उनकी विचारधारा में। तो 1.2 राजनीतिक विज्ञान तथा राजनीति में अंतर है। तो फ्रेंड्स, इसको हम अपने नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। अभी के लिए आप जितना पढ़ाया है उसको पहले रिवाइज कर लीजिए। अगर आपको कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।